अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक हैं आप? ओके। आज हम पास्ट पेपर की तरफ मूव होने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने फिजिकल क्वांटिटीज के और मेजरमेंट्स के 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उनके मैंने नेम मेंशन किए हो मैं थंबनेल पे। सबसे पहले अगर आपने वो नहीं अंडरस्टैंड किए तो वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्या कहते हैं, जितने भी की पॉइंट्स थे और शॉर्टकट्स जो थे वो सारे के सारे वहाँ मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था उसमें वो शॉर्टकट्स हैं जिनको यूज करके हम इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत शॉर्टकट मेथड बताया हुआ मैंने वहाँ पे। तो आपको उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दीज सोल्यूशन ऑफ दिस पास पेपर। तो ये सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर मैं हर वर्जन से, चाहे आईजीसीएसई है, ओ लेवल्स है, एडेक्सल आईजीसीएसई फिजिक्स है, ठीक है, उन सब के उनके जितने भी वर्जन आते हैं, जिस तरह मैंने आईजीसीएसई एग्जांपल दी थी कि उसमें एमसीक्यूज का भी के वर्जन आते हैं 11, 12, 13, फिर 21, 22, 23। तो आज मैं कोर्स से स्टार्ट करने लगा हूँ। कोर जो थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं आईजीसीएसई के, ठीक है, और ए लेवल फिजिक्स और आई एडेक्सल आईजीसीएसई फिजिक्स वाले बच्चे भी इससे काफी अपना कंसेप्ट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये मैंने आपको साथ मेंशन भी कर दिया है कि किस ईयर्स में और किस मंथ में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और आपको ऑलमोस्ट चार 4 to 5 लेक्चर्स मिलेंगे जो एमसीक्यूज के होंगे। देन आई विल फाइंड आउट सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड एटीपी, जो कि एक मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटी से रेलिवेंट हो गए। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक चैप्टर का जब लेक्चर्स हो जाएंगे फिर उसी के अंदर ही आपको साथ में एमसीक्यूज मिल जाएंगे, साथ ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही आपको क्या कहते हैं एटीपी मिल जाएगी। आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी जिसमें एक चैप्टर का सारा कुछ नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपकी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी। चलें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, अ student times one complete swing of the pendulum using an analog stopwatch with the second hand। अब यहाँ उसने क्वेश्चन ये किया है कि एक स्टूडेंट है, वो सिंपल जो पेंडुलम, अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना चाह रहा है, ठीक है, और उसके पास जो स्टॉप वॉच वो यूज कर रहा है वो एनालॉग है, और एनालॉग की वो सेकंड हैंड जो स्टॉप हैंड हमारे पास सेकंड हैंड आपको पता है जिसे हम सेकंड की सुई कहते हैं, ठीक है, उसके जरिए से वन कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर करने लगा वो। ठीक है, अब पूछा गया है उसने, विच चेंज ऑफ द मेथड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट इन एक्यूरेसी। उसने कहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है। रिजल्ट क्या है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है वन ऑसिलेशन का। तो मैंने आपको जो थर्ड लेक्चर जो हमारा था ना, उसमें मैंने पेंडुलम की सारी डिटेल बताई थी कि हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चले मैं बॉटम से स्टार्ट करता हूँ। यूजिंग अ डिजिटल टाइमर, किसी हद तक तो ठीक है। आप डिजिटल एनालॉग स्टॉपवॉच की बजाय यू कैन यूज डिजिटल टाइम टू गेट मोर एक्यूरेट टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, मेजरिंग द टाइम फॉर अ हाफ स्विंग ऑफ द पेंडुलम एंड डबल इट। ये ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारा यहाँ पे ह्यूमन एरर आ जाता है। ठीक है, आगे बी ऑप्शन इज measuring the time for 100 swings of the pendulum and divided it by 100, that is good technique that is used in practical work। कभी भी आपने याद रखना है, मैंने आपको सिलेक्शन में बताया भी था कि आपने कभी भी वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर नहीं करना। हमने क्या करना है, मिनिमम 10 या 20, अगर आपके पास उस 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लें और फिर उसको 20 पे डिवाइड करें, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द एवरेज टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। लेकिन यहाँ पे उसने 100 की बात की है, तो देन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर। ठीक है, फर्स्ट, ये डी ऑप्शन इज नॉट suitable।
ये कभी आपने करना ही नहीं है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? बी ऑप्शन बन जाएगा। ओके, मैं इसको, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने याद रखना, जब भी पास पेपर सॉल्व करने हैं तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि सब ऑप्शंस को इंडिविजुअली चेक करें। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट विच इज बेस्ट फॉर द आंसर। करेक्ट है। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, a student investigate the oscillation of a mass suspended from a string. The student pulls the mass down from its rest position and then release it so that it oscillates vertically. The student then follows the instruction. The student then follows the instruction listed to find the period of the oscillating mass. अब यहाँ पे उसने बात की है कि एक स्टूडेंट है, वो एक स्प्रिंग है, उसके साथ उसने एक मैश अटैच किया हुआ है, ठीक है, और उसके ऑसिलेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि स्टूडेंट जो है वो रेस्ट पोजीशन पी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस मैस को पुल डाउन करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, देन it release the mass and as a result the mass start to oscillate in vertical direction। तो मैं आपको पहले डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। सपोज करें कि ये हमारे पास एक स्पोर्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास ये स्प्रिंग के मैं लूप्स बना रहा हूँ, थोड़े से बनते हैं अजीब से। चलें, ये स्प्रिंग बन गया और इसके साथ हमने यहाँ पे एक मैस अटैच कर दिया। ये मैंने ये हमारे पास मैस आ गया। ठीक है, अब उसने कहा, क्या कहा है, उसकी रेस्ट पोजीशन का नेम क्या है, डेट इज पी। सपोज ये इनिशियली आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये पॉइंट पी बन गया। जैसे ही आप इसको वर्टिकली रिलीज करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज आपने इसको रिलीज किया, तो देन इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट इन डाउनवर्ड एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये सारा सिनेरियो था। अब उसने नीचे प्रोसेस बताया, फोर स्टेप्स बताए हुए हैं, और आपसे पूछा गया है कौन सा ऑर्डर करेक्ट है इन सब में से। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन दिया उसने, काउंट 10 कंप्लीट ऑसिलेशन। सेकंड दिया, डिवाइड द टाइम ऑन द स्टॉप वॉच बाय 10, स्टार्ट द स्टॉप वॉच एज अ mass passes अपवर्ड थ्रू पॉइंट पी, स्टॉप दी स्टॉप वॉच। अब इसमें करना कैसे है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आपने स्टॉप वॉच को स्टार्टअप करना है। फर्स्ट अप क्या करते हैं, जैसे ही आप कोई इवेंट स्टार्ट करते हैं, इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट मैस एम है जो पॉइंट पी इनिशियल पोजीशन पे है, जैसे ही अपवर्ड मूव करेगा, सपोज मैं कहता हूँ ये अपवर्ड यहाँ मूव किया, जैसे ही अपवर्ड मूव करेगा आपने क्या करना, स्टॉप वॉच को ऑन कर देना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, इसे मैं लिख देता हूँ, दैट विल बी इट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 10 ऑसिलेशन तक टाइम पीरियड मेजर करना है। अब 10 ऑसिलेशन का टाइम कैसे मेजर करेंगे, ये देखें जरा। यहाँ से स्टार्ट किया उसने, यहाँ से वो अपवर्ड जाएगा, ठीक है, फिर वो डाउनवर्ड जाएगा, फिर दोबारा अगेन अपनी वो पोजीशन पी पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वन अपवर्ड मूव करेगा, देन इट विल मूव डाउनवर्ड, देन अगेन अपवर्ड, दैट विल बी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। समझ आ गई ना बात? तो अब आपने फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है, काउंट 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, आपने सेकंड नंबर पे इसको रखना है। डिवाइड द टाइम ऑन द स्टॉप वॉच बाय 10, अकाउंट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन बनेगा ये वाला, स्टॉप द स्टॉप वॉच। जैसे ही इसकी 10 आपकी ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी, देन आपने क्या करना है, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा उसको आपने 10 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमने 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लिया। अगर आप 20 का लेते तो 20 से डिवाइड करना था, तो ये हमारा ऑर्डर बनेगा 1। ये थर्ड नंबर वाला हमारे पास आएगा 1 पे। मैं इसको नीचे लेके चलता हूँ, ये देखिए ना, ये मैंने ऑर्डर बना दिया। जो थर्ड नंबर वाला है ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, मैंने लिख दिया था, ठीक है, और ये 1 पे आएगा।
जो हमारे पास था ये वन वाला, ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, ये देखें ज़रा ऑर्डर बन रहा है। उसके बाद जो 4 नंबर वाला है वो थर्ड पे आना है, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड पोजीशन थी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी बनेगा। ठीक, इसमें आपने क्या बताया, सारे स्टेप्स बता दिए हैं कि किस तरह से आपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारा नंबर आया था सेकंड, ये हमारे पास आया था 4 पे, ये हमारे पास आया था 1 पे, और ये आया था थर्ड पे। ठीक है, तो अब आप देख लें ज़रा इसको अगेन। ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया हमारा, ये सेकंड पे आ गया, ये थर्ड पे आ गया, और ये फोर्थ पे आ गया। चले, अगर ना समझ आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो वहाँ मैं फिर आपको आंसर भी कर दूंगा इसका। इसको रेस कर देते हैं, आगे हम मूव होते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ये क्वेश्चन देखें। अ स्टूडेंट use a meter ruler to measure the length of a six identical ball tennis ball placed between two wooden block. अब व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वन बॉल? डायमीटर क्या होता है, सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें। डायमीटर हमारे पास होता है कि लेट्स सपोज करें ये हमारे पास एक कोई सर्कल है, ये सर्कल बना देता हूँ मैं, उसके सेंटर से जो लाइन गुजरी होगी ना ऐसे, ये हमारी डायमीटर होगी। तो इस केस में हमारे पास डायमीटर है, सिक्स आइडेंटिकल बॉल है ना, तो आप एक का डायमीटर निकाल लें तो वही डायमीटर होगा। ये जो लाइन है ना ये वाली, ये हमारी क्या है, ये ये जो मैं ये शो करने लगा हूँ, ये वाली लाइन, ये हमारी डायमीटर है, ये फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड करनी है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि किन टू ब्लॉक्स के बिटवीन आपके पास टेनिस बॉल अवेलेबल है, और उनकी इनिशियल एंड फाइनल लेंथ बतानी है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाने लगे हैं, फाइंड दी लेंथ बाय मीटर रूल। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, वहाँ मैंने इसकी डिटेल बताई हुई है, तो वो जाकर आप देख भी लें कि क्या कैसे मेथड अप्लाई करते हैं। मेथड हमारे पास क्या था, हम क्या करते थे उस मेथड में, हमने वहाँ पे फाइंड कर इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी होती है और फाइनल वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब आप देखें, मैं इधर सॉल्व करके बता देता हूँ। सपोज करें कि ये जो हमारे पास एंड पॉइंट है, दैट इज फाइनल एंड एंड पोजीशन हमारी आ रही है 62 पे। इस तो आपने क्या करना है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 38 के ऊपर बॉल स्टार्ट हो रही है। ये देखिए जरा, एंड कहाँ पे हो रहे हैं, 62 पे। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ कर देनी है आपने। तो इनिशियल हमारे पास क्या है, 38 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो राउंड अबाउट बनेगा जी, मैं कैलकुलेट कर लूँ ज़रा कैलकुलेटर से। 62 - 38, ये टोटल हमारे पास लेंथ बनेगी 24। ये हमारे पास 24 जो आंसर है ना, ये वाला, ये 24, ये 24 हमारे पास आंसर आया। यहाँ से ले 38 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ आ गई। हमें कितनी चाहिए, जस्ट इतना पार्ट चाहिए। ठीक है, वन टेनिस बॉल का डायमीटर। तो आपने क्या करना है, टोटल जो हमारे पास आंसर आया ना, ये वाला 24, इसको नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड कर देना है। टोटल लेंथ कितनी है, 24। तो आइडेंटिकल बॉल हमारे पास 6 थे, तो आप क्या करोगे, तो मैं लिख देता हूँ लेंथ, डायमीटर लिख लो, डायमीटर ए इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स। वो कितने हैं, 6 हैं। तो 6 से डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस मेथड के जरिए से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जो हमारा आंसर आएगा डेट विल बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने सोल्यूशन कर दिया इसका। क्या करना है, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, देन उसको आपने जो आंसर आएगा उसको नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। चलें आगे इसको रेज कर दें अब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इजी क्वेश्चन नेक्स्ट। विच यूनिट इज द यूनिट ऑफ न्यूटन? अब यहाँ पे देख लें जरा, न्यूटन का आपने यूनिट निकालना है। किलोग्राम जो हमारे पास होता है वो मैस का होता है। मैं इधर आपको लिख के बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास है ये यूनिट होता है मैस का। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें किलो जॉल, किलो यहाँ पे जो वर्ड है ना किलो का,
ये एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ है। ठीक है, प्रीफिक्स कहते हैं कि आप बिग कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स के अंदर जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जिस तरह किलो है, गीगा है, मेगा है, माइक्रो है। ठीक है, आप जस्ट इतनी ह्यूज ह्यूज अमाउंट या जीरो लिखने के बजाय आप जस्ट एक प्रीफिक्स यूज कर लेंगे तो अंडरस्टैंड हो जाता है। तो यहाँ पे किलो ने आपको कंफ्यूज किया कर देना, आपने परेशान नहीं होना, वो जस्ट प्रीफिक्स है। आप जस्ट एंड पॉइंट देंगे, यहाँ पे ग्राम था वो मैथ्स का यूनिट है, यहाँ पे जाउल है, जूल हम पढ़ेंगे एनर्जी वाले यूनिट में। द एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ठीक है, तो ये एनर्जी यूनिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है किलोमीटर। किलोमीटर हम यूनिट यूज करते हैं लेंथ लेंथ का या डिस्टेंस का। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये यूनिट है डिस्टेंस का। ओके, आगे आता है न्यूटन। यहाँ पे किलो न्यूटन लिखा हुआ है, मैंने अगेन बताया किलो इज अ प्रीफिक्स। उसके बाद देखें न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट, WEIGST। ठीक है, मास और वेट कभी इक्वल नहीं होते, ये मैंने बताया हुआ है कि मास को डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, वेट कहते हैं द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। बेसिकली ये फोर्स होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी योर डी ऑप्शन। तो आपका जो किलो न्यूटन है ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अब रेज कर देता हूँ, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है which single apparatus is used to find the volume of a solid cube, and which single apparatus is used to find the volume of quantity of a liquid। अब यहाँ पे देखें, वहाँ हमारा जो सेकंड लेक्चर था ना मेजरमेंट्स का, वो वहाँ मैंने इसको डिटेल में बताया था कि जब हमारे पास टू कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो रेगुलर ऑब्जेक्ट, जिस तरह मैंने क्यूब बता दी। क्यूब क्या होता है? थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट विच हैज इक्वल साइड्स। ठीक है, अ, इसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं, इन्हें हम कहते हैं रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड तो उनकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन ये किया है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए से आप सिंगल क्यूब में रेगुलर ऑब्जेक्ट में यहाँ लिख भी देता हूँ कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके जरिए से आप सिंगल क्यूब का निकाल सकते हैं वॉल्यूम। ये हमारे पास है रेगुलर ऑब्जेक्ट, रेगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने बताया था कि हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ विथ और हाइट मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रूलर चाहिए होता है, स्केल चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दो ऑप्शन में से कोई ना कोई हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और जो लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज करेंगे वो मैंने बताया था, मईरिंग सिलेंडर। तो मईरिंग सिलेंडर के जरिए से जस्ट हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो आप ये देख लें, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सी वाला, तो इसमें देखिए बैलेंस आ रहा है, बैलेंस के जरिए मैथ फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इधर ये भी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हम बैलेंस यूज नहीं करते, ये मैथ्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन लिख भी देता हूँ कि आपका जो बैलेंस है वो मैथ्स मेजर करता है, जो रूलर है वो लेंथ मेजर करेगा, लेंथ विथ और हाइट जो भी है। ठीक है, लेंथ विथ एंड हाइट तीनों मेजर करेगा। ठीक है, जो मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास होता है, इट इज यूज टू मेजर दी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड। हाँ ठीक है, तो आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? डी बनेगा, क्योंकि इधर से वॉल्यूम निकल आएगा, लेंथ विथ एंड हाइट, और आपका यहाँ से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकल आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकल आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हर ऑप्शन को आपने हर एंगल से चेक करना है। ठीक है, चलें आगे हमारे पास है which piece of apparatus is used to measure the length of copper rod of length approximately 2 centimeter। अब यहाँ पे बात आ रही है लीस्ट काउंट की।
लीस्ट काउंट का मैंने बताया था कि द मिनिमम वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली, वो लीस्ट काउंट होता है, वो प्रिसाइज वैल्यू होती है। ठीक है, हमारा जो स्केल है मैं लिख देता हूँ। जो स्केल है वो 0.1 मिली 0.1 सेंटीमीटर तक इजीली मिनिमम वैल्यू एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकता है, 0.1 तक। ठीक है, तो इस मिनिमम का मतलब मिनिमम इतनी से ज्यादा वो आसानी से मेजर कर सकता है, उसकी रेंज में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मैंने केस बताया किसका, स्केल का, रूलर का, जिसे हम कहते हैं स्केल का वर्ड भी यूज करते हैं, रूलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, कॉपर की लेंथ मेजर करनी है तो डिजिटल मीटर यूज किया जाता है टाइम के लिए। ठीक है, जो मेजरिंग सिलेंडर मैंने ऊपर बताया था इसको हम यूज कर लेते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। और जो रूलर है उसको ऑब्वियसली लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो बैलेंस है उसको हम यूज करते हैं मैथ फाइंड करने के लिए। तो आप ये देख लें अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डेट विल बी सी ऑप्शन करेक्ट। तो आपको जब तक हर चीज का नॉलेज नहीं ना होगा आप कभी भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हर डिवाइस का पता होना चाहिए कौन क्या चीज मेजर कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये वैसे क्वेश्चन है जो पहले आया था, पेंडुलम से रेलिवेंट है। यहाँ वो बात कर रहा है टाइम ऑफ 10 स्विंग्स ऑफ पेंडुलम आर मेजर्ड। इट मीन 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर किया है 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम मेजर किया तो हमारे पास आ रहा है 10.12, सेकेंड टाइम मेजर किया 10.48, थर्ड टाइम किया 10.24। व्हाट इज द एवरेज टाइम फॉर वन स्विंग? in that case if you are repeating the your observation, then you have to find the average. Average कैसे find out करने उसका method ही है, you have to add all this quantity and divided by 3। क्योंकि आपने 3 टाइम्स डाटा लिया तो 3 से आपने इसको डिवाइड कर देना। मैं प्रोसेस करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ज़रा। 10.12 प्लस 10.48 प्लस 10.24, इसको होल को डिवाइड कर देंगे हम। पहले मैं इसका सम अप लेता हूँ कितना आता है, लेट्स सी। 10.12 प्लस 10.48 प्लस 10.24, दैट इज 30.84। अब डिवाइड किससे करना है आपने नेक्स्ट स्टेप में, इधर आप हेडिंग दे भी सकते हैं एवरेज टाइम की। एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम 30.84 डिवाइडेड बाय 3। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे इसको, आपको आंसर आएगा 10.2। ये बनेगा, एवरेज टाइम आ रहा है 10.28। अब ये देखिए ये टाइम हमारे पास आया है ऑफ 10 ऑसिलेशन का एवरेज टाइम निकाल लिया। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ टाइम पी, एवरेज टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन हमें कितने का चाहिए टाइम, 1 ऑसिलेशन का। तो हम उस केस में क्या करेंगे, इस टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे 1 से। ये मेथड लगाया है मैंने, यूनिट मेथड, इसके मैंने डिटेल बताई थी आपको सेकंड लेक्चर के अंदर, आप वो देखें जाकर, क्योंकि की पॉइंट जो मैंने बताए थे सारे वही यूज हो रहे हैं। तो अब हमने 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो आप देखें जरा, क्या करेंगे, 10.28 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आएगा 1.028। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो हमारा ए ऑप्शन आ रहा है। क्लियर पॉइंट? क्या किया आपने, सबसे पहले 30 ऑसिलेशंस का टाइम निकाला, दैट इज सॉरी 10 ऑसिलेशन का एवरेज टाइम निकाला, वो हमारा कितना बना है 10.08। फिर वहां से आपने 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाले, दैट इज 1.028। क्लियर पॉइंट? आगे चलते हैं, इसको पहले रेस कर
कर लें जरा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। अभी यहाँ पे देखें, हम मैंने वहां पे करवा आपको बताया ना, अभी क्वेश्चन गुजरा भी है कि रेगुलर ऑब्जेक्ट एंड नॉन रेगुलर ऑब्जेक्ट। रेगुलर ऑब्जेक्ट वो हैं जिनकी डिमेंशन लेंथ विथ एंड हाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इजीली वॉल्यूम निकल आएगा। लेकिन अगर आपके पास स्टोन आ जाए तो इन दैट केस स्टोन की तो कोई डिमेंशन ही नहीं होती। तो ये वाला हमारे पास सिनेरियो आ रहा है इरेगुलर इरेगुलर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इरेगुलर ऑब्जेक्ट का जब भी आपने वो फाइंड करना है ना, वॉल्यूम फाइंड करना है, देन यू हैव टू यूज डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो मैंने सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है, तो वो देखें जाकर इसके क्या स्टेप्स थे। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन सा मेथड है? डिस्प्लेसमेंट मेथड, टेक्निक भी कहते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है कि हम सिलेंडर के अंदर पहले लिक्विड ऐड करते हैं और उसके बाद हम उसमें स्टोन ऐड करते हैं, फिर एक पूरा प्रोसेस होता है। फाइनल रीडिंग में से हम इनिशियल रीडिंग माइनस करते हैं। एज अ रिजल्ट यू इजीली फाइंड आउट दी वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, प्रोट्रैक्टर जो है इसको हम यूज करते हैं एंगल एंगल ड्रा करने के लिए। ठीक है, प्रोट्रैक्टर जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर अंदर होता है, प्रोट्रैक्टर ड्रा ड्रा दी एंगल, इससे हम एंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, इसको तो वॉल्यूम यूज करने के लिए यूज नहीं वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसको हम लेंथ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है मैं हिंट दे देता हूँ आपको, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास मेजरिंग टेप भी, इसमें हम लॉन्ग लेंथ लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लेंथ मेजर करते हैं, लॉन्ग लेंथ। मीन टू से इसमें डिफरेंस ये है कि रूलर्स की जो रेंज होती है वो राउंड अबाउट होती है 100 सेंटीमीटर तक होता है हमारे पास रूलर। ठीक है, जो रूलर का क्राइटेरिया है ना, जो हमारे पास बड़ा रूलर होता है लैब में, वो 100 सेंटीमीटर तक होता है। अगर आपने 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की लेंथ मेजर करनी है तो उस केस में हम फिर मीटर टेप यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद डिफरेंस याद रख लेना है। तो ये वो टेक्निक है जिसके जरिए, इसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। तो इस मेथड के जरिए से आप इजीली इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर पार्टिकल फिल्ड विद वाटर। ठीक है, यहाँ उसने एक सेंटेंस बताया लेकिन डेप्थ डिटेल सारी मैंने वहां बता दी हुई है, वो आप लेक्चर देख लें जाके। आगे नेक्स्ट हमारे पास है, स्टूडेंट uses our ruler to measure the length of a spring. His results are shown. ये आपको फोर रीडिंग नजर आ रही है कि एक स्टूडेंट है, उसके पास एक स्प्रिंग होगा, उसकी लेंथ उसने मेजर की है, उस 4 टाइम्स उसने रीडिंग लिया, तो आप 4 टाइम्स डिफरेंट रिजल्ट शो हो रहे हैं। देन व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपसे पूछ लिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ये आपको इसका एक मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। जीरो के अलावा जो है, जीरो समटाइम सिग्निफिकेंट होता है, समटाइम नहीं होता। उसकी मैं कंडीशन बता दूं, अगर लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाए ना, इधर फॉर एग्जांपल 0.014.9, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर वो राइट साइड पे आ जाए तो 14.90, तो सिग्निफिकेंट होता है, वो काउंटेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ उसने कहा है कि आपने एवरेज लेंथ बतानी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एवरेज लेंथ इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एवरेज कैसे निकालनी है, तो इसके लिए वही सिनेरियो मैं अप्लाई करने लगा जो ऊपर किया था हमने। आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है सबसे पहले। 14.9 प्लस 14.8 प्लस 4, फिर 14.8 है, प्लस ये कहाँ चला गया, फिर आएगा 14.7, 14.7। ठीक, इस जो जो आंसर आएगा उसको आपने कितने से मल्टीप्लाई करना, 4 से, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स आ रही है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ये बनेगा 14.9 प्लस 14.8 प्लस 14.8 प्लस 14.7 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज आंसर, योर आंसर इज 14.725। 14.725
14.725। अब आपने उसने कहा थ्री सिग्निफिकेंट, तो आप इसको क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा, यहाँ पे आंसर 14.8, 14.8, 14.9, 88, ओ एक जस्ट फेड, एक पॉइंट गलत हो गया। 14.9 प्लस 14.8 प्लस 14.8 प्लस 14.7 है, इधर गलत हो गया, डिवाइडेड बाय 4। 14.8 आंसर आ रहा है आपका, पहले। ठीक है, आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वो पहले पॉइंट 14.7 लिखनी हुआ था डेसिमल में। चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई नो, मैंने इसको लास्ट टाइम एग्जाम में दिया था तो बच्चे बड़े कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में कि इसको करना कैसे है। इसमें एक आईक्यू लेवल चेक चेक होना है आपका, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये है कि a lump of modeling clay is moved from a small measuring cylinder to a large measuring cylinder that has twice the diameter। अब उसने कहा है कि आपके पास टू सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर नजर आ रहा है जिसमें आपको मॉडलिंग क्ले नजर आ रही है, कुछ वाटर है। ठीक है, और जैसे ही उसने कहा है इस क्ले को स्मॉल सिलेंडर से एक सेकंड सिलेंडर में लेके जा रहे हैं जिसका डायमीटर फर्स्ट वाले से डबल, यहाँ से उठाकर इसको आप यहाँ लेके आओगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ बना देता हूँ, इसका जो है ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया। क्वेश्चन उसने आपसे ये किया है, द रीडिंग ऑन द स्मॉल मेजरिंग सिलेंडर गोज डाउन बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसने कहा है, स्मॉल सिलेंडर की बात कर रहा है। उसने ये कहा है कि जब आप इस मॉडलिंग क्ले को इस सिलेंडर में ऐड करते हैं तो उस वक्त इस यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, जो ये द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दैट मॉडलिंग क्ले इन दैट सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्ले। जब आप उसको एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट करते हैं, हाउ मच डज द रीडिंग ऑन द लार्ज सिलेंडर गोज अप। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन उसने ये किया है कि जब आप उसको इसमें लेके आ रहे हैं तो बताएं वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, कितनी रीडिंग यहाँ पे आएगी। जाहिर सी बात है, इसका वॉल्यूम तो नहीं ना चेंज होगा, वॉल्यूम उस सूरत में चेंज होगा जब आप इसको थोड़ा सा तोड़ ब्रेक कर दोगे। हम तो उसको एज इट इज में लेके आ रहे हैं। अगर इस क्ले ने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है तो ऑब्वियसली इट विल ऑक्युपाई सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका आंसर आना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ने क्या किया था, 40 कर दिया। उन्होंने कहा इसका सिलेंडर डबल है तो भाई ले जी, इस पे हम 40 लगा देते हैं। तो ये जस्ट आईक्यू लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया था मैंने। चल आगे देखते हैं, इसको रेज कर दें जरा। चलें जी, चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने नहीं किया अभी तक तो, क्योंकि डेली बेस पे यहाँ पर लेक्चर आ रहे हैं तो आपके फायदे की चीज़ें हैं। ऐसे लेक्चर किसी ने आपको देने नहीं है। टॉपिकल पास पेपर, ईयरली पास पेपर तो मिल जाते हैं लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता। इस तरह आपको नजर आ रहा है मेजरमेंट्स के पहले लेक्चर मिले हैं आपको, उसके बाद 4 to 5 लेक्चर मिलने हैं जिसमें जस्ट एमसीक्यूज होंगे, तो आपको हर एंगल से पता चल जाएगा कि कैमरे का कितना क्वेश्चन घुमा सकता है। वो सारे के सारे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हिच ऑपरेटर इज सूटेबल। तो जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे लिक्विड की तो डायरेक्ट आपने कहना आंखें बंद करके लगा देना, मेजरिंग सिलेंडर यूज करेंगे। बैलेंस मैथ के लिए रूलर, लेंथ के लिए थर्मामीटर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलें आगे चलते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो सेकंड मेरा लेक्चर था ना वो मेजरमेंट्स का, वो देखना आपने, वहाँ मैंने यूनिट्स की डिटेल बताई थी कि कौन सा यूनिट स्मॉल है, कौन सा बिग है, स्मॉल से बिग में कैसे जाएंगे, बिग यूनिट से स्मॉल में कैसे आएंगे। तो आप तो आपने वो लेक्चर लास्ट में देखना जाकर फिर इन चीज़ों की समझ आनी है। लेकिन ये तो खैर बेसिक क्वेश्चन है। विच लिस्ट प्लेसेस यूनिट्स ऑफ लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इंक्रीजिंग का मतलब यह है कि आपने स्मॉल टू लार्ज यूनिट में मूव होना है। कहाँ मूव होना है, स्मॉल यूनिट से लार्ज में, स्मॉल टू बिग लिख देता हूँ, समझ आ जाएगी, बिग यूनिट, ये ऑर्डर बनाना है आपने। ठीक है,
ऑर्डर कैसे बनाएंगे ये देखें जरा। सबसे पहले जो स्मॉल, इसमें 3 यूनिट यूनिट यूज किए गए हैं, मीटर, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। तो मैं आपको इधर लिख देता हूँ, सबसे जो स्मॉल यूनिट है उसको मैं लिख देता हूँ 1 मिलीमीटर। जो उससे बड़ा है डैट इज सेंटीमीटर। जो लास्ट पे है वो थर्ड। तो आपने क्या करना है, इसका ऑर्डर बना लेना है। ये सेकंड, ये हमारा सेकंड। ठीक है। तो ऑर्डर हमारा कौन सा करेक्ट बनेगा, पहले पे मिलीमीटर आएगा, ये इधर आ जाएगा, सेकंड पे थर्ड पे, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। ये रेस कर दें पहले, क्योंकि आगे फिर ये नजर आते रहते हैं। आगे हमारे पास है, अ टीचर टेक्स आस्क टीचर आस्क a students to measure the volume of a pencil sharpener. Which piece of apparatus would not be suitable? Would not be mean कौन सा apparatus suitable नहीं रहेगा। चलें जी, हम शॉर्पनर है हमारे पास। शॉर्पनर में जो उसकी डिमेंशन प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि आप मार्केट में जाएं तो आपको डिफरेंट कैटेगरी के शॉर्पनर मिलेंगे। ठीक है। तो मैं वन बाय वन बताता हूँ आपको कि कौन सा सही रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा। बीकर को हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड में, क्योंकि उसमें हमारा हमें क्या चाहिए होता है, लिक्विड चाहिए, बीकर चाहिए, उसके बाद साथ, क्योंकि पानी हम बीकर में लाते हैं ना, फिर मेजरिंग सिलेंडर भी चाहिए। ठीक है। तो बीकर रिक्वायर्ड है, मैं आर लिख देता हूँ, इट इज रिक्वायर्ड। यूजफुल लिख लेता हूँ, क्योंकि वैसे में यूजफुल का वर्ड ये आ गया, यूजफुल। ठीक है। आगे डिस्प्लेसमेंट कैन, ये भी चाहिए। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन मतलब यहाँ सिलेंडर की बात कर रहा है वो, दूसरे अल्फाज में कह लें आप। ये भी यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि इस टेक्निक में यूज होता है। बैलेंस नहीं चाहिए, बैलेंस तो मैथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं ना हम। बैलेंस इज यूज टू मेजर द मैथ। ये क्यों नहीं रहा, मैथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर ऑब्वियसली हमें डिस्प्लेसमेंट मेथड में चाहिए होता है, तो ये भी यूजफुल है। ठीक है। तो आप लिखें, तो आंसर हमारा क्या करेक्ट आएगा, विच इज नॉट यूजफुल। सो आपने कहना है कि हमें बैलेंस नहीं चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ओके, चलें आगे चलते हैं। द डायग्राम शो द स्टोन ऑफ इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का हमारे पास स्टोन है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोन कैन बी फाउंड बाय lowering इट इनटू अ स्मैशिंग सिलेंडर हाफ फिल्ड विद द वाटर। अब ये वही है, डिस्प्लेसमेंट मेथड बार बार आ रहा है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो 3 लेक्चर देख लें, आपके एमसीक्यू सारे सॉल्व हो जाने। ठीक है। अब उसने क्या है, कौन सी विच प्रॉपर्टी, हाँ उसने क्या है कि मेजरिंग सिलेंडर हाफ फिल्ड वाटर मीन डिस्प्लेसमेंट मेथड के जरिए से आप कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्लियर पॉइंट। तो हम इसके जरिए से वॉल्यूम फाइंड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। चलें आगे चलते हैं। Which piece of apparatus is the most suitable for measuring the mass of the pencil sharpener? Which piece of apparatus is the most suitable for measuring the mass of pencil sharpener? अब उसने कहा है कि आपने पेंसिल शार्पनर का मास फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या, कौन से डिवाइस यूज करेंगे। हाँ जी, अब इसमें आप ये देखें, नीचे आ जाए। मैथ्स के लिए रूलर तो यूज नहीं करते। न्यूटन मीटर ये वेट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर हम यूज करते हैं वॉल्यूम लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन बचता है डिजिटल बैलेंस। बैलेंस का वर्ड जहां भी नजर आएगा, इट मीन दैट डिवाइस इज यूज टू मेजर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। सिंपल बैलेंस है या डिजिटल बैलेंस, आजकल डिजिटल बैलेंस मार्केट में अवेलेबल है। ओके, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। देन आपको कल मैं सेकंड लेक्चर बताऊंगा, जिसमें हमारे पास ये 2021 टू 2023 तक थे। नेक्स्ट हमारे 20 2018 टू 2020 तक क्वेश्चन आपको अपलोड
सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। द डायग्राम शोज अ प्लास्टिक रॉड अलोंग साइड रूलर। ये आपको प्लास्टिक रॉड नजर आ रही है, इसकी लेंथ बतानी, बड़ा सादा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या कहते हैं, वैल्यू कितनी है। ये जो आप ये देखें, ये एक चीज बताता हूँ मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखें जरा, इस पोजीशन पे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 लाइंस की वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। कितनी आ रही है वैल्यू ऑफ 5, 5 लाइंस कितनी आ रही है जी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो 1 की कितनी होगी वैल्यू ऑफ 1 लाइन, तो वो आएगी 10 डिवाइडेड बाय 5, वो बन गई 2 सेंटीमीटर। इट मीन आपकी जो एक लाइन है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाली जो रीडिंग है, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 2 सेंटीमीटर पे शुरू हो रही है, ठीक है। और एंड कहाँ भी हो रही है देखें, ये 2 4 6 8, और ये सेंटर में है, इट में ये आ रही है 9 सेंटीमीटर के ऊपर। कहाँ पे आ रही है, 9 सेंटीमीटर के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपने इस तरह लेंथ फाइंड करनी है और आपका जो स्केल है वो जीरो से आगे आ गया है, मतलब आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या करना है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल इज 9, 9 - 2, 9 सेंटीमीटर, माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। ये बेसिक क्वेश्चन है जो भी मैंने स्टार्ट किया है, कि बेसिक से ही मैं आपको एडवांस पे लेके जाऊंगा। ये सारा जो इस चैनल के अंदर मैंने आपको बताया था, आपने अगर वीडियो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पास पेपर ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस चैनल का पर्पज़ ही ये है कि आपको हर वर्जन से, हर टॉपिक में, हर टॉपिक से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है ना हर वर्जन में, वो सारे के सारे करवाए जाएं, ताकि आपको कैमब्रिज का जो माइंड सेट है हर एंगल से क्लियर हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो मैंने अपना पेज के ऊपर अपना नंबर लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें, जिसमें डेली बेस पे जो भी लेक्चर आते हैं वहाँ मैंने लिंक सेंड कर देना होता है, तो बच्चे वहाँ से देख भी लेते हैं इसलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।